हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पुनः डिस्कस करने वाले हैं 15 महत्वपूर्ण हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। जो आखिर 15 जो पेडागोजी पूछे जाते हैं हिंदी में, हिंदी शिक्षण शास्त्र में, उसे हम कैसे हल करेंगे आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ आप देख पा रहे हैं 136 है, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो आप ये जान ले पोर्टफोलियो होता क्या है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, पोर्टफोलियो एक मेथड है जिसके माध्यम से, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम भाषा विकास के क्रमिक जो प्रगति होते हैं, भाषा से संबंधित आकलन करते हैं और भाषा के संबंध में यदि बच्चे में क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या कुछ सीख रहा है, इसी के संबंध में पता लगाने की एक युक्ति है, एक तरीका है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे इसमें बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चों की क्रमिक जो प्रगति होती है, उसमें जो परिवर्तन होता है, वो जो कुछ सीख रहे होते हैं उनका पता चलता है। किससे? तो पोर्टफोलियो से। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हिंदी भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई द्वारा यह एक पद्धति लाया गया था और यह जो थॉट है वो सीबीएसई का है। उन्होंने ही सबसे पहले शिक्षा की जगत में सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य रखा और एक लक्ष्य रखा और इसी के अकॉर्डिंग जो है सभी विद्यालयों में आप देखते होंगे शिक्षा के क्षेत्र में इसे जोड़ दिया गया। कौन चीज़? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यदि आपसे ये पूछे जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके थॉट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग जो है ये लागू किया गया शिक्षा व्यवस्था में, तो आप ध्यान रखेंगे सीबीएसई का ही ये देन है। अब हम जानते हैं कि सतत एवं व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लें लिखित परीक्षा लेना नहीं। वैसे भी मैं आपको बता दिया हूँ ट्रिक के आधार पर कि जब कभी भी परीक्षा रहे और क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद बार बार हम परीक्षण लेने से भी क्या उसका आकलन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का पहचान करना ये कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन हम चौथा ऑप्शन देखेंगे कि बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का विकास करने में मदद करता है। देखिए, जब हम बालक का सतत एवं व्यापक रूप से आकलन करते हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे जानकारी होती है जो मुझे पता चल जाता है और उसके माध्यम से उसको सहारा लेकर के हम बच्चे को पुनः भाषा के क्षेत्र में उन्हें शिक्षा देते हैं, जिससे कि वो हमें कहीं ना कहीं भाषा के जो प्रयोग होते हैं उससे संबंधित जो क्षमता उसका विकास हो उसमें क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो 138 है, भाषा हमारे ... को व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए, भाषा जो है हमारी व्याकरण चेतना को बिल्कुल व्यवस्थित नहीं करती है, बल्कि हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। जिस प्रकार से आपको यदि कोई चीज़ अपनी मन की अभिव्यक्ति को दूसरे के पास व्यक्त करना है तो इसे सबसे आसानी से हम अपनी भाषा से ही व्यक्त कर लेते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो आपके अंदर विचार प्रक्रिया है, जो कुछ भी विचार है, वो आप भाषा के माध्यम से बहुत ही आसानी से व्यवस्थित तरीके से अपने सामने वाले के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, भाषा हमें... तो देखिए, भाषा हमें क्या करते हैं, समाज से भी जोड़ते हैं और ये हमारी कल्पना की दुनिया में, अनोखी दुनिया में ले जाती है। यानी जब आप भाषा को सीखते हैं तो अपनी समाज से जुड़ जाते हैं, समाज की बातों को समझने लगते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, और इन तीनों के माध्यम से हम अपनी समाज से जुड़ते हैं और साथ ही साथ उस समाज से हम अनेकों प्रकार की कल्पनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भाषा हमें समाज और कल्पना की अनोखी दुनिया से जोड़ने का काम करता है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, इसमें स्पष्ट कर दिया है कि लिखने में कठिनाई। तो आपको पता होगा लिखने से संबंधित जो अक्षमता होती है, कठिनाई होती है, उसका जो आपको बताए थे डिस्ग्राफिया होता है, यानी लेखन अक्षमता जिसे कहते हैं वो डिस्ग्राफिया होता है या अग्रेफिया होता है। डिस्कैल्कुलिया जो है वो गणित से रिलेटेड है और डिसलेक्सिया जो है वो पठन से रिलेटेड, जबकि मंद बुद्धि जो है वो आपकी मानसिक आयु से जो है बुद्धि लब्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी भाषा की कक्षा में, मान लीजिए आप एक टीचर हैं और आप हिंदी भाषा के कक्षा में हैं, तो आप इस चीज़ को क्या देखेंगे? सभी बच्चे समान रूप से सीखते हैं? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बालक जो है विविध
प्रकार के होते हैं, व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है उसके अंदर। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। जबकि हम जानते हैं बहुभाषिकता कक्षा होते हैं, एक कक्षा जो होता है वो बहुभाषिक होता है, वहाँ तरह तरह के भाषा बोले जाते हैं सभी बच्चों द्वारा। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं। जो आपकी कक्षा होती है उसमें तरह तरह के बालक जो भाषा है वो सीखे होते हैं, लेकिन इसीलिए हम इसमें समझेंगे हिंदी भाषा की कक्षा है तो ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ हिंदी के ही बालक होंगे। बहुत सारे ऐसे कक्षा होते हैं जो द्वितीय भाषा के रूप में लेते हैं। मान लीजिए आपकी मातृभाषा हिंदी है लेकिन वहाँ इंग्लिश हो रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है सब बच्चा वहाँ इंग्लिश के ही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकता को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक है। तो जैसे ही बहुभाषिक होगा तो ये विविधता को प्रोत्साहित करता है, लेकिन विविध रूप स्वरूपी लिखित परीक्षा लेने से नहीं होगा। परीक्षा वाला देखते ही उससे काट दीजिए आप। इसके बाद है 2, एक से अधिक बार भाषाई आकलन। क्या बहुभाषिक कक्षा में सिर्फ बच्चों का भाषाई आकलन करने से उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए तभी हो सकता है जब उन्हें विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री दिया जाए, अर्थात अनेक प्रकार की पाठ्य सामग्री दीजिए। वो सामग्री लिखित भी हो, मौखिक भी हो, सांकेतिक भी हो, चाहे वो सामग्री श्रव्य हो, दृश्य हो, सभी होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला जो प्रश्न है वो ये है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आप बल किस बिंदु पर होगा? आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो देखिए सबसे पहले आप व्याकरण शिक्षण कर रहे हैं तो व्याकरण शिक्षण जो है व्याकरण के सिर्फ नियम और सिद्धांत पर हम बल नहीं देंगे, क्योंकि जब प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उसे व्याकरण शिक्षण से कोई उतना जो है जानकारी नहीं हो पाता है। इसलिए यदि हम नियम सिद्धांत उसे बताएंगे तो ज़्यादा उसे समझ में नहीं आ गया, बल्कि हम उसे क्या करेंगे, उनकी व्याकरण की जो ज्ञान होगा, उनकी जो व्याकरण की जो शिक्षण शैली होगा उसे हम व्यवहारिक पक्ष में ला देंगे, जिससे कि वो अपने व्यवहार में ला करके वो व्याकरण को सीख जाएगा। जिस प्रकार से आपके परिवेश की यदि कोई बालक हिंदी शुद्ध बोलने लगता है लेकिन वो हिंदी के व्याकरणिक नियम को नहीं जानता है, इसका ये कारण होता है कि उनका व्यवहारिक पक्ष मजबूत होता है, वो अपने भाषा को व्यवहार के माध्यम से सीखा है और इसीलिए वो व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक को न केवल विषय वस्तु के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, बल्कि बिल्कुल सही कहा जाता है कि पाठ्य पुस्तक जो है वो न केवल विषय वस्तु है बल्कि उनको क्या करना चाहिए, मानक हिंदी के लिए स्थान उपलब्ध। मानक भाषा वाला उत्तर नहीं होता है, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। वैसे भी ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिए हैं कि विविध अवसर वाला विविध भाषाओं विविध लगा हो तो आप समझ जाइएगा अधिकतर वही उत्तर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट ये बता रहा है जो केवल यानी केवल विषय वस्तु ही नहीं बल्कि विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध कराता है। व्याकरण पर अधिक बल बिल्कुल नहीं होगा, मानक भाषा अत्यधिक बल तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी। तो हिंदी आप जानते हैं हिंदी को राजभाषा के रूप में व्यक्त करता है और राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को समझ जाते हैं कि राजभाषा अर्थात राज्य की भाषा, तो ये बिल्कुल नहीं समझे। राजभाषा का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा और त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का जो स्थान है वो राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन जो है वो भाषा और लिपि से संबंधित है। आप देख सकते हैं प्रत्येक भाषा की जो है वो अपनी लिपि होती है, ये आपको पता होगा। बिना लिपि का कोई भी भाषा का लेखन जो नहीं हो सकता है, हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो इसमें है पहला, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जाता है। देखिए आप यहाँ स्पष्ट, जब भी कभी ही लगा हो तो वो क्वेश्चन को बाउंडेशन में बांधता है, यानी वो बाउंड करता है। ऐसा उत्तर कभी भी नहीं होता है, क्योंकि एक भाषा को कई लिपि के माध्यम से हम कई भाषा में लिख सकते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए केवल, तो केवल आ गया तो इसको तो पहले आप साइड कर दीजिए। इसके बाद है किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, किसी भी भाषा को किसी में ये हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है ये होगा प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होगी। सबसे अच्छा जो इसका ऑप्शन है वो ये है कि प्रत्येक भाषा की एक
निश्चित लिपि होती है। ये बिल्कुल राइट है। जैसे हिंदी का एक निश्चित लिपि है देवनागरिक, इंग्लिश का एक निश्चित लिपि है रोमन, ठीक इसी प्रकार इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा कि प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। आपको पता होगा 47 नंबर क्वेश्चन देखना भी नहीं है। यदि आप तुरंत इसे समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, जो वैगोत्स्की जब कभी भी रहे तो वैगोत्स्की का जो भी थॉट है वो समाज से रिलेटेड है, इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ही है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वैगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया? आपने देखा होगा कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वैगोत्स्की के चैप्टर में सामाजिक अंतःक्रिया, उन्होंने हमेशा अपनी विकास की जो कुछ भी प्रारूप रखा है, जो भी थॉट दिया है, वो सब में समाज को आधार मानकर उन्होंने कहा था कि एक बालक अपने सामाजिक परिवेश से ही अपना विकास करता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा विकास करता है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो वैगोत्स्की ने ही दिया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के माध्यम से, देखिए पाठ्यपुस्तक क्या है तो हिंदी भाषा की है, तो इसमें क्या मिलेगा? भाषा नियमों की जानकारी। कोई जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ नियमों की जानकारी नहीं होती है, उसमें गद्य, पद, कविता वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है। इसके बाद है भाषा एवं सामाजिक विमर्श को बढ़ावा मिलता है, ये हो सकता है। इसके बाद हम पहले अगला पॉइंट ऑप्शन देख ले, भाषा ही सीखी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में हमें बहुत सारे ऐसे सामाजिक गुण सीखने को मिलते हैं, सामाजिक विचार सीखने के मिलते हैं, एक हमारी संस्कृति उसमें झलकती है, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद है साहित्यिक विद्याओं की जानकारी मिलती है, बिल्कुल राइट है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में जितने भी हमारी साहित्यिक विद्याएं होती है वो सभी उसमें उसकी जानकारी मुझे मिलती है। इसके बाद है 149 नंबर कि सामाजिक व्यवहार के ... वह संस्कृति पैटर्न यानी उसका नमूना अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। तो जो सामाजिक होती है, समाज के जो कुछ भी गुण हम हासिल करते हैं, समाज की जो भी संस्कृति हम हासिल करते हैं, समाज के जो भी हम विचार हासिल करते हैं, वो सभी हमारा जो होता है वो व्यवहारिक होता है। क्योंकि समाज में हम अपनी व्यवहार के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, हम अपनी लोककृति, हम अपनी जो विचार है वो सब व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो 4 हो जाए। आर्थिक, राजनीतिक और भाषिक नहीं होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अव्यवस्थित भाषिक व्यवस्था ही ... और कार्यक्रमों को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशित करती है। क्या होगा? मर्यादाओं, सामाजिक चुनौतियों और धारणाओं। तो प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही सामाजिक और कार्यक्रम, सामाजिक मर्यादा तो होगा ही नहीं, चुनौतियों और कार्यक्रमों को गढ़ती नहीं होगा, धाराओं, तो इसका सही उत्तर सामाजिक। तो ये था सीटेट में पूछे जाने वाले विगत पिछले वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर जो आपकी इसमें देखे हैं, और ये 15 जो है सीटीटी में हिंदी पैडागोगी का ये क्वेश्चन था। यदि आप इस तरह से संपूर्ण वीडियो को देखते हैं, हिंदी में डिस्कस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी का जो आपका पैडागोजी है वो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और इसी तरह लगातार जो है जितने भी वर्षों का हिंदी पैडागोगी है सभी का हम डिस्कस करेंगे आने वाले सभी वीडियो में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब कभी भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। वैसे हम पर डे कोशिश करेंगे कि हिंदी पैडागोगी का एक सीरीज आप सबों के सामने हो और आप लोग हिंदी पैडागोगी बहुत ही आसानी से सीख जाए और अधिक से अधिक नंबर ले आए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।